मतलब ये समझने के बाद कि एंगल का बड़ा फ़र्क पड़ता है वर्क को डिटरमाइन करने में। एंगल जैसे पैरेलल होगा, जितना पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट इस पैरेलल कि दोनों के दरमियान एंगल 0 का हो, तो जितना फोर्स पैरेलल होगा उतना ही उसका एफएक्स बड़ा होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा हमारे पास वर्क होना है। तो चलो हम इसको अब एंगल का क्या असर होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बेटा आपने कुछ ये एंगल की वैल्यू याद करने हैं। थीटा देखना होगा 0 का क्या होता है, थीटा 30 डिग्रीज़ का क्या होता है, थीटा 45 डिग्रीज़ का क्या होता है, थीटा 60 डिग्री का क्या होता है, और थीटा 90 डिग्री का क्या होता है। कॉस का वैल्यू इन सारे इसके ऊपर क्या होगा, और साइन का वैल्यू इन सब पे क्या होगा। फिलहाल हम कॉस से रिलेटेड हैं, तो जैसे आप 0 के ऊपर हैं तो कॉस का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी एफ एक्स सबसे बड़ा होगा। आप 30 डिग्री का निकालो, कॉस निकालोगे तो आपको 0.86 हो जाएगा। ये देखो 1 से थोड़ा सा छोटा है। और फिर ये 0.70 हो जाएगा, 707, ये 0.5 हो जाएगा, यानी आधा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉस 60 डिग्री का हो तो 0.5 होता है, और 90 डिग्री का हो तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल पैरेलल हैं तो आप 0 डिग्री पर बना रहे हैं फोर्स, है ना। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो एंगल थीटा कितने का। बेटा ये याद करने हैं आपको, ये बाद में आपको मुश्किलात करेंगे, इसीलिए आपको ये 4-5 वैल्यू हैं आपको याद होनी चाहिए। तो अगर फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के तो कॉस 0 का होगा, उस वक्त एफ एक्स कॉम्पोनेंट मैक्सिमम होगा, एफ कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वर्क भी मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे आप एंगल बड़ा करते जाते हो, आप 30 डिग्री के ऊपर ले जाते हो, 30 डिग्री के ऊपर, तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है, 0.86 हो रहा है। तो ये 1 से छोटा हो गया, तो यकीनन ये वर्क को छोटा कर देगा। फिर आप लेके जा रहे हो 45 डिग्री के ऊपर, यहाँ पर प्रॉब्ली होगा 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यानी इस एरो लाइन का, एरो लेंथ फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एफ कॉस थीटा का वैल्यू चेंज हो गया, क्योंकि कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है एफ एक्स का वैल्यू, ठीक। 45 डिग्री पे आप चले जाओगे तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है, 0.707। 60 पे चले जाओगे आप, ये रहा 60 डिग्री, तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है, 0.5, यानी आपका अगर फोर्स 5 है तो ये 2.5 रह जाएगा, आधा कर देगा उसको अगर एंगल 60 डिग्री का हो। 90 डिग्री पर जो है वो 90 डिग्री के ऊपर अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, है ना, फोर्स यूँ है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट यूँ है, तो फिर ऐसी सूरत में वर्क जो है वो 0 हो जाएगा। ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप ये बातें समझ लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझना, अपना वर्क की टाइप समझना आसान हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग इस टाइप के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ वर्क। बेटा एंगल के ही ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ पर 3 किस्म के वर्क के टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक वर्क होते हैं पॉजिटिव वर्क। ये कौन से होते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में। एक वो होते हैं जिनको हम नेगेटिव वर्क कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं, और एक वो होते हैं जिनको हम लोग ज़ीरो वर्क कहते हैं, ज़ीरो वर्क कहते हैं। और ट्रस्ट नहीं बेटा, ये सारे के सारे एंगल्स से रिलेटेड हैं। अगर आपको एंगल वाली बात समझ में आई है, हमने जो ये पूरा डिस्कशन किया था और ये आपको समझ में आ गया है, तो फिर आपको ये समझने में मुश्किलात नहीं होगी। आपको एक्स कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में वैल्यू पता होंगे, नहीं है तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क इसी में आ जाता है आपका मैक्सिमम वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होते हैं,
बेटा जब फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, लेस देन 90, यानी 89 तक, ज़ीरो से लेकर 89 तक जितने भी आप कॉस का वैल्यू निकालते हो ना, वो सारा का सारा पॉजिटिव में आता है। हाँ, होगा इसी के बीच में, ये जो बताए थे ना आपको वैल्यू, इन्हीं के बीच में ही होगा, लेकिन होगा पॉजिटिव। 90 से थीटा आपका क्या हो, या तो 0 डिग्री हो, ठीक है, या फिर थीटा आपका बड़ा हो किससे, 0 डिग्री से, मगर थीटा एटलीस्ट छोटा हो 90 डिग्री से, 89 तक भी चलेगा, है ना। ये जो कंडीशंस हैं, इन सब में आपका जो वैल्यू आता है कॉस का, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ऐसी सूरत में वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा जब आपका एंगल या तो 0 हो, या तो 0 से बड़ा हो, या फिर 0 से, यानी 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक, एग्जैक्टली 90 नहीं, 89 डिग्रीज तक, ये जितने भी वर्क होंगे वो सारे के सारे वो पॉजिटिव होंगे। यानी थीटा आपका जो है वो क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है, या फिर स्मॉलर देन 90 डिग्रीज हो। ये आप कंडीशन अक्सर देख रहे होते हैं, है ना। ये थीटा की तरफ जो बड़ी वाली साइड है, तो इसका मतलब थीटा बड़ा है। ये जो मैंने नीचे लगाया है ये इक्वल्स टू के लिए है, इसका मतलब या तो थीटा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। और ये जो मैंने इस तरफ कर दिया है, पॉइंट कर दिया, तो इसका मतलब जो साइड छोटी है, यानी इस तरह हो रही है, तो थीटा छोटा है और 90 डिग्रीज बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि 90 डिग्री से छोटा हो। ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं कि थीटा जो है वो या तो बराबर हो या तो बड़ा हो 0 से, और थीटा 90 से छोटा हो। ये जो हम कंडीशन देख रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे जो x की वैल्यू है वो पहले क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, आपने शायद पढ़ा हो ज्योमेट्री के अंदर। तो पहले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में इसकी बात कर रहे थे ना, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज की बात कर रहे थे। तो इसमें जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। y की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव ही है, मगर वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा यहाँ पर वो भी पॉजिटिव ही है। इनके अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आपने पढ़ी होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इस तरीके से इस वैल्यू में, इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें अलग अलग आपने देखा होगा। हम फिलहाल कंसर्न किससे हैं, हम 0 से 90 से कंसर्न हैं। 90 से 180 से हम कंसर्न नहीं है, 180 से 270 भी हमारा कंसर्न नहीं है, 270 से 360 भी हमारा कंसर्न नहीं है। हम फिलहाल कंसर्न हैं पॉजिटिव वर्क के लिए, 0 से लेकर एंगल 0 हो या 0 से बड़ा हो, पर इतना बड़ा नहीं हो कि वो 90 तक पहुंच जाए, वो 89 तक जितने भी आप कॉस निकालते हैं, यानी जितने भी एंगल होंगे फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। बेटा अक्सर लोग जो है, आपकी बुक में भी मैंने देखा कि वो 0 वर्क जो है, सॉरी मैक्सिमम वर्क 0 डिग्री का, उसको और पॉजिटिव वर्क को सेम समझते हैं। बेटा पॉजिटिव वर्क ये सारे क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मैक्सिमम वर्क सिर्फ उस वक्त होगा जब वो 0 डिग्री के ऊपर, यानी फोर्स के कंपोनेंट का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल अगर 0 हो तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 0 से बड़ा हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, उस सूरत में वो मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी 0 से 90 के दरमियान वाला जितना भी, एग्जैक्टली 90 नहीं, हाँ 89 से जितना भी आप कॉस निकालेंगे उस सूरत में वर्क पॉजिटिव है। सर इसकी एग्जांपल दीजिए। इसकी बेटा बहुत सारी ऐसे एग्जांपल हैं, मगर मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं टू स्ट्रेच
ए स्प्रिंग, अगर आप एक स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, ये एक रिजिड सोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग से रिजिड सरफेस पर अटैच है, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो आपका फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है, इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, इस तरफ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों ज़ीरो का एंगल बना रहे हैं, तो इस सूरत में ये वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लिफ्टिंग ए बकेट, एक बाल्टी को ऊपर उठाने का जो एग्जाम्पल है, यानी ये पानी की बाल्टी है और इसमें हमने रस्सी बांधकर हम खींच रहे हैं इसको, तो फोर्स किस डायरेक्शन में है बेटा, इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ, ज़ीरो का। चूँकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो ये वर्क भी जो है वो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले हम जाते हैं ज़रा दूसरी टाइप के ऊपर, और वो कौन सी है, नेगेटिव वर्क। ये नेगेटिव वर्क क्या होते हैं सर? अगर आपको ये एंगल वाली बात समझ में आई है ना, तो ये बड़ा आसान है। यहाँ पर थीटा अगर 180 डिग्री का है, ठीक है, या थीटा जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, पर कितना लेस देन, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। बट ये कंडीशन सारी की सारी वो उस वक्त होंगी जब आपका वर्क नेगेटिव हो जाएगा, यानी इन कंडीशंस के ऊपर आपका वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 का मतलब 91 से शुरू हो, और थीटा शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आप 91 का कॉस निकालोगे ना बेटा, 91 से लेकर 180 के जितने भी आप कॉस्ट निकालो, 92 का, 95 का, 100 का, 110 का, जितने भी आप कॉस्ट निकालोगे वो सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। तकरीबन वैल्यू ये सारी की सारी यही वैल्यू जो हमने यहाँ पर बनाई थी ना, ये सारी की सारी वैल्यू यही होगी। आप खाली उसमें से वो फिगर माइनस करते जाओ और जिसका फिर आप कॉस्ट निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। यानी 180 में से आपने ज़ीरो माइनस किया तो कितना बचा भाई, 180 में से ज़ीरो माइनस किया 180 का कॉस्ट निकालोगे तो आएगा 1 ही, मगर वो आएगा माइनस में। ऐसे आप थीटा 30 है ना, 180 में से 30 निकालो तो कितना बचता है, 150 का आप निकालोगे ना कॉस्ट, वो आएगा 0.86, मगर माइनस में आएगा। आप 180 से 45 निकालो तो क्या बचता है, 135 का आप निकालोगे कॉस्ट, वो 0.707 ही आएगा, मगर आएगा माइनस में। 180 में से 60 निकालो कितना बचता है, 120 का आप कॉस्ट निकालोगे तो वो 0.5 ही आता है, मगर आएगा माइनस में। और यहाँ पर 180 में से 90 निकालो तो बचता है 90 का। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे एंगल्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इससे बड़े एंगल का भी पता चल जाएगा, मगर वो सारे के सारे माइनस में। माइनस क्यों आते हैं, यही वाली बात क्वाड्रेंट वाली, कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये रहा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी ये वाला क्वाड्रेंट, 90 से ऊपर वाला और 180 तक या 180 छोटा, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है इसको मैं ऐसे लिख के मार देता हूँ, इससे यूँ। इस क्वाड्रेंट में आपका x का वैल्यू यहाँ पर मैंने बताया भी था, यहाँ पर x का वैल्यू हमने क्या रखा था, पॉजिटिव, x इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर x के जितने भी वैल्यू आते हैं ना, ये पॉजिटिव है, इस तरफ है तो उसका नेगेटिव, आपने नेगेटिव वेक्टर्स भी पढ़े हुए हैं ना। तो x का वैल्यू 90 से अबव जितने भी आप एंगल लेते हैं वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो उस सूरत में वर्क जो है वो नेगेटिव हो गया। डिफाइन कर लो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर in opposite direction, तो फिर आपका वर्क जो है यहाँ पर क्या था, when force
when force and displacement are in same direction, तो फिर वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तीसरी किस्म का, इसकी मिसालें आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या है सर इसकी। बेटा ये देखिएगा ज़रा कि अगर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसको मैं इस फोर्स से यहाँ इस तरफ खींच रहा हूँ, ये मेरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक ओपोजिंग फोर्स भी होती है जिसको आपने पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में, हम उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको मोशन के ऑपोजिट काम, मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, उसके ऑपोजिट काम करे, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, फ्रिक्शनल फोर्स का यहाँ पर, और ब्लॉक डिस्प्लेस कहाँ कर रहा है, यहाँ पर, तो एंगल कितना हुआ दोनों के दरमियान, 180 डिग्री का एंगल, यानी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। सही बात होगी। अच्छा एक और बात यहाँ पर, जो बाल्टी वाली मिसाल हमने पढ़ी थी, इसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो ब्लॉक ऊपर जा रहा था, बाल्टी ऊपर जा रही थी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रही है, बाल्टी ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रहा है और ये फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल दोनों के दरमियान कितना हुआ, 180 का एंगल हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on lifted bodies is negative। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग ज़रा आखिरी वाले के ऊपर, और वो क्या है, ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क कब होगा, किस सूरत में होना है, when force is perpendicular, यानी perpendicular to displacement, जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यानी ऐसे है, तो एंगल कितना हुआ दोनों के दरमियान, 90 डिग्री का। तो ऐसी सूरत में जो है वो वर्क वो नेगेटिव होगा। force when force is perpendicular to displacement, the work is zero। the condition क्या होगी, the only condition is theta is equal to 90 डिग्री। समझने वाली बात है बेटा, जब आप FD 90 cos लगाते हो तो वो ज़ीरो हो जाता है ना। W is equal to FD, 5 होता 25 आ जाता, लेकिन cos कितने का होता, 90 डिग्री का, और W is equal to FD 90 is equal to 0, तो W कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो वर्क डन वो 0 हो जाएगा। ज़ीरो वर्क का जो होगा ना एग्जाम्पल, वो क्या होगा, मिसाल ज़रा देख लेते हैं इसकी। हम मान लेते हैं एक कूली को, ये बड़ा अच्छा सवाल आता रहता है बेटा, ये कूली वाली जो बात है ना, ये आती रहती है। कूली ने एक इस तरीके से सर पे लोड उठाया हुआ है और वो ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ब्लॉक नीचे आ रहा है, नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट in the direction of the force gravitation, displacement in the direction of the reaction, वो ज़ीरो हो रहे हैं। देखिए अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो मैं कहता रिएक्शन ने पॉजिटिव काम किया, ब्लॉक नीचे गिर रहा होता तो मैं कहता ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव काम किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, पॉजिटिव है। लेकिन
ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का नीचे की तरफ नहीं है। रिएक्शनल फोर्स तो ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऊपर की तरफ नहीं है, वो ऐसे है। अक्सर सवाल आ जाता है पुली इज वॉकिंग फला फला और इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जीरो ही रहेगा। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका वर्क पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्रीज का है ना। ये यहाँ बना देता हूँ ऐसे, एंगल कितने का है 90 डिग्रीज का। रिएक्शन फोर्स ऊपर है, मैं ऐसे रिएक्शन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल कितने का हुआ 90। तो रिएक्शन वर्क डन बाय reaction force and gravitational force is zero on a block carried by pulley या on a block placed, यहाँ लिख देता है on a block placed on a table, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, पुली वाला एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए दिया था। ठीक है, तो हमारे पास तीन किस्में कौन कौन सी हुई। पॉजिटिव वर्क जब एंगल जीरो हो या जीरो से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। नेगेटिव वर्क जब 90 से एंगल बड़ा हो, 180 हो या 180 से छोटा हो। ठीक, जीरो वर्क सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कौन सी है, वो 90 डिग्री की है। इसमें वहाँ पर लिखो थीटा या तो बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो या फिर लेस देन 90 डिग्रीज हो, कंडीशन नंबर 1। दूसरी सूरत में थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेसर और इक्वल टू 180, और इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको याद हो जानी चाहिए। इस सूरत में हमें वर्क डन का पता चलता रहेगा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जो हमारे सबसे पहले अप्लाइड यूनिट्स हैं, हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं ना। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो बराबर है, वो किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी बात है, यूनिट निकालो फोर्स का और यूनिट निकालो डिस्प्लेसमेंट का, आपको मिल जाएगा वर्क का यूनिट। यानी वर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। बेटा बार बार आप न्यूटन मीटर बोलें तो ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है चीज़ों को। तो हम इसके लिए शॉर्ट, जैसे आपने उसका बनाया था, न्यूटन का बनाया था ना, आपको याद होगा, F इज इक्वल टू ma पे रखा था आपने, और फिर इसका यूनिट बनाया था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बार बार आप बोलें kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए फिर आपको उसका शॉर्ट नाम आपने रख दिया, वो क्या, न्यूटन। एक तो शॉर्ट हो गया, दूसरा हम रिस्पेक्ट भी दे देते हैं उस साइंसदान को, उसका जो उनका हॉल ऑफ फेम है वो हम मेंटेन रखते हैं, रिस्पेक्ट भी हमारी मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से जेम्स प्रीस्कॉट जूल नाम के एक साइंसदान थे, उनके नाम को लेकर फिर हम लोगों ने ये यूनिट रख दिया, यानी जूल्स कर दिया। उनको रिस्पेक्ट भी हो गई और न्यूटन मीटर जो बार बार बोल रहे थे वो भी हमारा शॉर्ट में आ गया। ठीक होगी बात, यानी कि जूल्स जो है वो यूनिट हो गया किसका, वो जो कि बराबर है किसके, न्यूटन मीटर के। यानी जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कुछ लोग डिफाइन करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, डिफाइन 1 जूल, ऐसे सवाल भी आ जाता है कभी, तो आप इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on an object which covers a displacement of how much, displacement of 1 meter
then 1 joule of work, 1 joule of work is said to be done, is said to be done. So what is one joule? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट चीज हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, when 1 joule of when 1 newton of force is applied on an object that covers a displacement of 1 meter, 1 joule is done. 1 newton and 1 meter, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 जूल। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन होगी। बेटा जूल इसका जो है वो ऐसा यूनिट है, ठीक है। एम के सिस्टम में भी यही इस्तेमाल होना था और एसआई सिस्टम में भी यही होता है, ठीक। आ जाते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर, इसको मैं ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ। दूसरा सिस्टम हमारा था CGS सिस्टम, और ये समझने वाली बात है, ठीक है। सी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था सेंटीमीटर के लिए, यानी लेंथ का यूनिट हमने उठाया था सेंटीमीटर। जी हमने उठाया था ग्राम के लिए, और ये जो एस हमने उठाया था वो किसके लिए उठाया था, सेकंड के लिए उठाया था। तो CGS सिस्टम के अंदर यूनिट किसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़रा आके इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। W जो है वो बराबर होता है किसके, FD के। फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन है बेटा, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। लेंथ का ये तो सेंटीमीटर हो गया, तो इसका जो यूनिट है वो होना चाहिए डाइन सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन वापस ये डाइन सेंटीमीटर कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आपने एक शॉर्ट लफ्ज उठा लिया, और वो क्या उठा लिया, वो उठा लिया अर्ग। अर्ग का मतलब ही टास्क है, काम है, ग्रीक का लफ्ज है अर्ग, ठीक है। तो अब CGS सिस्टम में जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, वो अर्ग हो गया, AR, ठीक है, ERG अर्ग। अब इसको कैसे डिफाइन करें, यही टेक्निक आप अप्लाई कर लें इस बात के ऊपर जो आपने पहले, व्हेन 1 डाइन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 1 अर्ग इज सेड टू बी डन। What is 1 erg? It's the amount of work which is done by 1 dyne of force that causes the displacement of 1 centimeter. वो लिख देते हैं यहाँ पर, when 1 dyne of force is applied on an object which causes a displacement of how much, displacement of 1 centimeter in it, then तब 1 erg of work is done। बेटा एक कभी कभी चीज़ ऐसे आ जाती है, लोग पूछते हैं कि 1 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर है, ठीक है। और ऐसा कभी लंबा कर देते हैं इसको, 2.5 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होगा। तो इसकी डिटेल को समझने, इस वाली बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं लेक्चर को लंबा कर देता हूँ, अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको बेटा, है ना। कि 1 जूल जो है, जो ऐसा यूनिट का वर्क का यूनिट है ऐसा सिस्टम में, वो अर्ग के कितना बड़ा या छोटा है, बड़ा होना चाहिए, 1 जूल बड़ा होना चाहिए। क्यों, वो उसमें यूनिट छोटे छोटे इस्तेमाल किए गए थे। तो ये कितना बड़ा है, ज़रा इसको देख लेते हैं बेटा। वर्क जो है वो बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, है ना। और फोर्स का यूनिट आपने उठाया था डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का आपने उठाया सेंटीमीटर। तो ज़रा डाइन की हिस्ट्री में चले जाते हैं बेटा। ये फोर्स जो है वो बराबर होती है किसके, मास और एक्सेलरेशन के। मास एसआई सिस्टम में तो केजी है ना। CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम था, ठीक। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना।
तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर्स, लेकिन हम आ रहे हैं किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो यहाँ पे हमने लगा दिया सेंटीमीटर, और टाइम का स्क्वायर हो गया तो ये सेंटीमीटर टाइम का स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो यूनिट हो गया किसका, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का। अब जरा इसका रिलेशनशिप वन, तो वो कैसे निकलेगा, 1 न्यूटन बराबर हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, लेकिन इसमें फिर क्या हो जाएगा, देखिए केजी जो है यहाँ नीचे बना देते हैं, केजी का ग्राम के साथ क्या रिलेशनशिप है बेटा, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो आपने लगा दिया 1000, रिप्लेस कर दिया आपने केजी को किससे, ग्राम से। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने ग्राम कर दिया केजी की जगह पर, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड की जगह पर आपने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये 10 पावर 5 हो गया। इसका मतलब हुआ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन जो कि बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, सीजीएस सिस्टम में वो बराबर हो गया 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो मुद्दा था सिर्फ पहली वाली बात का, यानी कि फोर्स का, W इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स को सीजीएस सिस्टम में निकाल लिया, वो हो गया 1 न्यूटन बराबर हो गया 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो सीधी बात है, 1 मीटर बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के, तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको 10 पावर 5 वापस आ जाता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन बराबर है किसके, 10 पावर 5 के, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो किसके बराबर हो गया, डाइन के बराबर हो गया, है ना, डाइन के बराबर हो गया, यहाँ पे डाइन देते हैं, ठीक है, 10 पावर 5 डाइन, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का आपने यूनिट निकाल लिया, वो क्या है, सेंटीमीटर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर लगा दिया, यानी फोर्स का यूनिट डाइन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर, ये 10 पावर 5, ये 10 पावर 2 है ना, 10 पावर 2, तो ये कितना आएगा, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू अर्ग, यानी 1 जूल जो हो जाएगा, ये जो बात थी हमारी कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है, तो जो 1 जूल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1 जूल विल बी इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू अर्ग। मेरी बात समझ में आ रही है ये बात, यानी 1 जूल जो है वो 10 पावर 7, कहाँ से आया, 10 पावर 5 डाइन था, है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन को रिप्लेस किया 10 पावर 5, और फिर ये सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2, इनको पावर ऐड कर देते हैं 10 पावर 7, तो 1 जूल जो है वो बराबर है कितने के, 10 पावर 7 अर्ग के। ये हमारा सीजीएस सिस्टम में निकल आई कहानी, ठीक, तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो गया, वो हो गया अर्ग, और इसको हमने डिफाइन भी यहाँ पर कर लिया। अब आ जाते हैं किसमें, एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो था वो फुट था, फीट प्लूरल हो गया इसका। पाउंड जो है वो यूनिट है किसका, फोर्स का, और सेकंड जो है वो टाइम का है। अब वापस आ जाते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स का यूनिट क्या है, पाउंड, जाहिर करते हैं इसको LB से। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, फीट, तो यहाँ पे फीट लिख देते हैं। अब इसको रीअरेंज करके फीट पहले लिखते हैं, LB बाद में, मल्टीप्लाई हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो जो एफपीएस सिस्टम है उसके अंदर जो यूनिट हो जाएगा वर्क का, वो क्या होगा, वो होगा फीट LB। इसको कोई ऐसा अलग से नाम नहीं दिया गया है। आज भी जब ये फीट LB कहीं आता है तो हम उसको फीट LB ही कहते हैं, फुट पाउंड कहते हैं, ना कि क्या लिख देता हूँ, फुट पाउंड, ना कि इसको कोई ऐसे अलग नाम दिया बेटा, ठीक।
अब ये किसके बराबर होगा, जूल्स में कितने के बराबर होगा, आइए इस पर नज़र दौड़ाते हैं। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए बेटा, 1 न्यूटन जो है वो छोटा है किससे, पाउंड से। यानी 1 पाउंड में, इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 पाउंड 1 LB इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन। यानी 1 पाउंड के अंदर 4.44 न्यूटन समा सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि 1 फीट जो है वो 0.348 मीटर्स के बराबर है। यानी इसमें भी फिर इसमें मीटर बड़ा है और इसमें यहाँ पर पाउंड बड़ा है। तो 1 फीट जो है वो बराबर है 0.348 मीटर्स के। तो अगर आपने रिलेशनशिप निकालना है कि 1 फीट पाउंड, 1 फीट पाउंड, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 1 फीट LB इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन, जूल्स न्यूटन और ये मीटर, न्यूटन मीटर बराबर है जूल्स के, तो आपने इस फिगर को इस फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 फीट LB इज इक्वल टू 4.448 मल्टीप्लाई बाय 0.348 के, तो जवाब आएगा वो 1.5 जूल तक आ जाएगा राउंड अबाउट। तो 1 फीट LB जो है वो बराबर होगा 1.5 जूल्स के। ये रिलेशनशिप है इसका जूल्स के साथ। हमने यहाँ पर इसका रिलेशनशिप निकाल दिया, यानी 1 जूल जो है उसका रिलेशनशिप अर्ग के साथ कितना है, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और यहाँ पर 1 फीट पाउंड कितने के बराबर है, 1.5 जूल के। इसको 1 डिवाइड कर लो तो आपको उसका रिलेशनशिप मिल जाएगा बेटा।